Mommy, have you seen my doll? I want my doll, Mommy. Have you seen my doll, Mommy? नमस्कार दोस्तों, मैं रूवी फिर से वापस आ गया एक नए कहानी के साथ। आज की कहानी भी एक विख्यात जगह की है, बनारस के एक बहुत जाने माने हॉस्टल, विश्वकर्मा हॉस्टल की। दोस्तों, अक्सर बच्चे अपने भविष्य की चिंता में बाहर पढ़ने आते हैं, पर जब किसी कारणवश उन्हें लगने लगता है कि वह अपने मंजिल को हासिल नहीं कर पाएंगे, तब वो समाज और रिश्तेदारों के तानों से बचने के लिए अक्सर एक बहुत ही गलत कदम उठा लेते हैं, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं। दोस्तों, आत्महत्या को आत्महत्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी एक हत्या ही होती है। पर फर्क इतना होता है कि इसमें कातिल सामने से नहीं, अपनी बातों से कत्ल करता है। वह पीड़ित को तब तक तोड़ता है जब तक उसका मनोबल चूर चूर न हो जाए। तो चलिए, बिना देरी किए हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। मैं, नील और नमन, हम तीनों अपने कमरे में बैठे बैठे बात कर रहे थे। नील बोलता है, फाइनली यार, कल रिजल्ट आ जाएंगे। उसके साथ देते हुए नमन भी बोलता है, हाँ यार, इस बार पर इन्होंने रिजल्ट लाने में काफ़ी देर कर दी, पर क्या ही करना है, अब तो ऐसे भी छुट्टियां होने जा रही हैं। इस पे मैं उसका बात खत्म होने के साथ बोलता हूँ, हाँ यार, जब से एडमिशन करा के यहाँ आए हैं तब से घर भी नहीं गए हैं। पर यार, मेरे साथ एक दिक्कत है, मैं इस हफ्ते घर नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पापा के एक खास दोस्त के लड़के की शादी है। वो माँ पापा कुछ दिनों के लिए वही गए हुए हैं। उन्होंने मुझे भी बोला, पर जब मेरा वहाँ कोई जान पहचान ही नहीं, तो मैं वहाँ जाकर करता क्या, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। तो अगले हफ्ते जब वो वापस आ जाएंगे तब मैं जाऊँगा और कुछ एक्स्ट्रा दिनों तक रुक जाऊँगा। वैसे भी माँ मुझे बहुत याद कर रही है। फिर थोड़ी देर रुकते हुए मैंने बोला, तो कल तुम सब कब जा रहे हो? इस पर नील जवाब देते हुए बोला, मैं तो सुबह ही चला जाऊँगा। और जब मैंने नमन से इशारे में पूछा तो उसने बोला, नहीं भाई, मैं कल यहीं बनारस में मेरी एक बुआ रहती हैं, उनके वहाँ जाऊँगा और देखूँगा तो परसों या कल शाम तक ही वापस आ जाऊँगा। मेरा अभी मन नहीं है घर जाने का। असल में नमन के घर पे उसकी माँ नहीं थी, उनका देहांत हो चुका था, तो घर पर भी वह अकेला ही रहता था। इस वजह से वह ज़्यादा घर नहीं जाना चाहता था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद हम सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। अगली सुबह नील मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। छुट्टियां तो हो ही चुकी थी और सारे बच्चे अपने अपने घर को निकल रहे थे। दोपहर होने तक हॉस्टल के ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ मैं, नमन और कुछ गिने चुने बच्चे बच्चे होंगे। दोपहर में तैयारी कर नमन भी निकलने लगा और बोला, भाई देख, रात तक या कल आऊँगा। फिर मैं उसे छोड़ने बाहर आ गया, इस बहाने से कि मैं भी थोड़ा बाहर घूम लूँगा। मैं जब वापस आया तो मैंने ध्यान दिया कि मेरे आसपास के सभी कमरों के बच्चे घर जा चुके थे। मैं सिर्फ अकेला आसपास के कमरों में था, बाकी सारे दरवाज़ों पर ताला लगा हुआ था। मैं अपने कमरे में वापस से अपनी पढ़ाई में भिड़ गया और रात के करीब 8 बजे खाना खा के मैं वापस अपने कमरे में आया। थोड़ी देर वापस से पढ़ाई कर मैं अपने बेड पर लेटे लेटे ही फ़ोन चलाने लगा। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। जब मेरी आँख बंद होने लगी तो मैंने सोचा कि अब सो जाता हूँ। वह दिसंबर का महीना था और ठंड पड़ना शुरू हो चुकी थी। हमारे हॉस्टल के सामने खेत थे और हमारे हॉस्टल में ही एक बहुत बड़ा सा गार्डन भी था। मैं कमरे के लाइट को ऑफ कर अपने सर पर कंबल ताने आराम से सोने लगा। कुछ देर बाद
मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे में कहीं से रोशनी आ रही है, पर मैंने तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके सोया था। मैं अपने सर को कंबल से हटा जब बाहर देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे की लाइट जल रही थी। मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं अपने बेड से उठ कमरे की लाइट को बंद कर वापस आकर लेट गया। कंबल थोड़ा हल्का होने की वजह से कंबल के अंदर रोशनी आर पार हो रही थी। मैं अंदर कमरे में लेटे लेटे अभी यह सोच ही रहा था कि मैंने तो कमरे की लाइट को बंद करके सोया था, तो ये ऑन कैसे हो गई। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे कमरे का लाइट जल बुझ रहा है। मैंने सर से कंबल हटाया तो देखा मेरे कमरे का बल्ब का आवाज़ करते हुए जल बुझ रहा था। जब मैंने स्विच की तरफ देखा तो स्विच ऑफ था। मैंने मन में बड़बड़ाते हुए बोला, अब इसे क्या हो गया यार। काफ़ी देर तक जब वो बल्ब नहीं सही हुआ तो मैं अपने बेड से उठ दरवाज़ा खोल वहीं गैलरी में टहलने लगा। रात के करीब 1 बज रहे होंगे और गैलरी में बहुत हल्की लाइट चल रही थी। सिर्फ एक 10 वाट की कोई बल्ब चल रहा था, वो भी काफ़ी दूर। जब मैंने बाहर गार्डन में देखा तो हल्का हल्का कुहेसा पड़ रहा था। गार्डन से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद जब मैंने वापस कमरे में झांका तो देखा कमरे की लाइट बुझ चुकी थी। तो मैं वापस आकर कंबल को अपने सर पर डाल सोने की कोशिश करने लगा। अभी मेरी आंख लगी ही होगी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास किसी का दम घुट रहा है। मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई सांस नहीं ले पा रहा हो और वो तड़प रहा हो। मैंने जब कंबल से अपना सर निकाला तो कमरे में सब अंधेरा था। मैं लेटे लेटे छत को निहारते हुए ये सोच ही रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि आसपास के कमरों में तो मैं अकेला ही हूँ। मेरे कमरे में एक जंगला लगा हुआ था जिससे बाहर से आती हुई रोशनी में मैंने देखा कि छत के पंखे से किसी की लाश लटक रही थी, जो एक पल को झूलते हुए उस रोशनी में आई और झूलते हुए अचानक अंधेरे में कहीं गायब हो गई। वो देख मैं झट से उठकर अपनी जगह पर बैठ गया। वो नज़ारा देख मेरी नींद ऐसे गायब हुई जैसे मुसीबत देख गधे के सिर से सींग। मैं अपने सिरहाने रखे फ़ोन को उठा, उसके फ्लैश को ऑन कर छत की तरफ देखने लगा, पर वहाँ किसी तरह का कोई निशान नहीं था। वो 5 सेकंड का नज़ारा देख मेरा गला बुरी तरह सूखने लगा था। मैं अपने बेड पर बैठे बैठे जोरों से हाँफ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कितने दूर से दौड़ के आ रहा हूँ। अचानक मेरे फ़ोन का फ्लैश बंद हो गया। मैं एकदम से सकपका गया। मैं अपने फ़ोन को अपने हाथों पे पीटते हुए उसे जलाने की कोशिश करने लगा। मैं जोर जोर से अपने फ़ोन को पीटे जा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ मेरा पंखा आवाज़ कर रहा है। पूरे कमरे में अजीब सी बदबू फैल रही है। मेरा सर उठा पंखे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने इसी पंखे पे वो नज़ारा देखा था। पर मैं हिम्मत करते हुए अपने सर को उठा। जैसे ही पंखे की तरफ देखा तो मेरे शरीर का एक रोवां खड़ा हो गया। मैं वो नज़ारा देख पूरी तरह कांपने लगा। ऊपर पंखे से किसी की लाश इधर उधर झूल रही थी, जो एक पल को झूलते हुए उस बाहर से आते रोशनी में आती जो अंधेरे में कहीं गायब हो जाती। वह बार बार झूलते हुए उजाले में आती और अंधेरे में गायब हो जाती। मैं वो देख एकदम से हड़बड़ाते हुए अपने बेड से नीचे गिर गया और फिर वो लाश झूलते झूलते अचानक से उजाले में आके रुक गई। उस लाश का चेहरा मेरी तरफ ही था। मैंने उसका चेहरा देखा
तो वह बिल्कुल सड़ चुका था। चेहरे पर यहाँ वहाँ कीड़े रेंग रहे थे और अजीब सी सड़न की बू आ रही थी। कीड़ों ने उसके चेहरे के अलग अलग हिस्से को खा चुका था। मतलब कहीं गाल के मांस नहीं थे तो कहीं माथे के। वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। वह लाश झूलते झूलते वहीं बीच रोशनी में रुकी हुई थी और मैं पता नहीं क्यों उसे निहार रहा था। तभी अचानक से उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी वो दोनों पत्थर सी आंखें देख मेरी चीख निकल गई और वो लाश मेरी तरफ देखने लगा। मैं वो नज़ारा देख वहाँ से उठ चिल्लाते हुए भागने लगा। मैं जैसे ही दौड़ते हुए बाहर कॉरिडोर में आया तो मुझे कॉरिडोर के दूसरी तरफ उस छोटे बल्ब की जलती रोशनी में वही लाश खड़ी दिखी। उसका रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कमरे में देखा था। उसका गला हद से लंबा हो गया था, लगभग 1 फीट का, जिस वजह से उसकी हाइट 6.5 से 7 फीट हो गई होगी। मैं दौड़ते चिल्लाते दूसरी सीढ़ी तरफ भागा और घबरा के सीढ़ी से नीचे गिर गया। सीढ़ी से नीचे गिरने के साथ मैं बेहोश हो गया था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन बाकी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और मुझे वहाँ से उठाकर ले गए। अगली सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में सोया हुआ था। मुझे होश आते ही जैसे पता चला कि मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ, मैं वहाँ से उठ तुरंत भागने की कोशिश करने लगा। मेरे बगल में नमन बैठा हुआ था। उसने मुझे पकड़ते हुए बोला, भाई आराम से, हुआ क्या है, बता दो, हम सब हैं यहाँ पर, ऐसे क्यों भाग रहा है। उसकी उस बातों को सुन मुझे थोड़ा हिम्मत आया और मैंने उसे पूरा व्याख्या बताया। पूरा व्याख्या बताने के बाद मैं तुरंत अपनी जगह से उठ बैग पैक कर उस हॉस्टल को छोड़ दिया। तत्काल हॉस्टल छोड़ने की वजह से तो मुझे कोई हॉस्टल नहीं मिला था। 2 दिन तक होटल में रहने के बाद आखिरकार मुझे दूसरा हॉस्टल मिल गया। इस सदमे से उभर जाने के बाद काफ़ी दिनों बाद जब मैंने पता लगाया तो मुझे पता चला कि कई साल पहले MSc के एक स्टूडेंट ने परीक्षा में फेल हो जाने के बाद उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। उस टाइम हॉस्टल में छुट्टियां चल रही थी, जिस वजह से काफ़ी दिन तक उसकी लाश उसके कमरे में पंखे से लटके लटके सड़ती रही और जब बदबू हद से ज़्यादा फैलने लगी और उस चीज़ की खोज की गई तब उसके लाश का पता चला। उसके बाद जब उसे उतारा गया तो उसका शरीर बुरी तरह से सड़ चुका था। पंखे से इतने दिनों तक लटकने की वजह से उसका गला साधारण से लगभग 2 गुना लंबा हो चुका था। उसके शरीर को कीड़ों ने बुरी तरह से खा लिया था। कहीं कहीं की तो हड्डियां भी दिख रही थी। वो इतनी बुरी तरह सड़ चुका था कि उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उसके बाद से उस लड़के की आत्मा को उस हॉस्टल में कई लोगों ने देखा है। तो दोस्तों, यही थी मेरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी सच्ची कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।